दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसों के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि पैसों के लिए अपनों को तकलीफ देना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इतिहास में भी इस तरह की एक औरत का वाकया मौजूद है जिसका नाम है बेले गन्नेस। तो दोस्तों, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। होप करता हूँ कि यह कहानी आप अंत तक सुनेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल गन्नेस का जन्म 11 नवंबर 1859 को सेल्ब्यू, नॉर्वे में पॉल और बेरिट स्टार सेरत के घर हुआ था। वह 8 बच्चों में सबसे छोटी थी। बाकी लोगों की तरह बेल ने भी अमेरिका जाने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मात्र 14 साल की उम्र से बेल ने पड़ोसियों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। बेल 1881 में अमेरिका चली भी गई। जब उसे कैसल गार्डन के अंदर जाने से पहले रोक लिया तो इसने अपना पहला नाम बेले में बदल दिया। फिर अपनी बहन नेली से मिलने के लिए बेल शिकागो चली गई। नेली कई सालों से शिकागो में रह रही थी। शिकागो में अपनी बहन और देवर के साथ रहते हुए उसने एक घरेलू नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिर 1884 में अपनी पहली शादी तक बेल ने एक कसाई की दुकान पर नौकरी की। बेल शारीरिक रूप से बहुत मजबूत औरत थी। बेल गन्नेस ने 1884 में मैड्स सोरेसन से शादी की। मैड्स सोरेसन और बेल ने एक कैंडी स्टोर खोला जो आग में जलकर खाक हो गया था। मैड्स ने उस स्टोर का इंश्योरेंस करा रखा था, इसलिए उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। इसके कुछ समय बाद बेल के 2 बच्चों की जहर खाने से मौत हो गई। बेल ने दोनों बच्चों का बीमा करा रखा था और मृत्यु के बाद एक बड़ा बीमा चेक लिया था। पड़ोसियों ने बाद में बच्चों के बारे में गपशप की क्योंकि बेल कभी गर्भवती नहीं हुई थी। 30 जुलाई सन 1900 को बेल के पति मैड्स सोरेसन ने 2 जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदी। फिर एक दिन मैड्स की भी मृत्यु हो गई। बेल का कहना था कि मैड्स को सिर दर्द था। मैंने उसे क्विनीन पाउडर दिया। इसके बाद जब मैंने उसे बाद में चेक किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मर्डर बेल ने ही किए थे और उसका मोटिव था मनी। बेल गन्नेस ने समाप्त हो रही जीवन बीमा पॉलिसी और उस दिन लागू हुई बीमा पॉलिसी दोनों से कुल मिलाकर $5000 की कमाई की। बाद में बेले बीमा राशि के साथ ला पोर्ट, इंडियाना चली गई। बीमा से मिले पैसों से उसने एक सुअर फार्म खरीदा। इसके बाद बेले ने 1 अप्रैल 1902 को पीटर गन्नेस से शादी की। बेले पीटर की दूसरी पत्नी थी। इसके साथ ही पीटर की एक बेटी भी थी। एक दिन जब पीटर घर से बाहर था तो उसके पीछे से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई जिसकी देखभाल बेले करती थी। और इसके ठीक 8 महीने बाद ही पीटर की भी मृत्यु हो गई, बड़े ही रहस्यमय तरीके से। मीट ग्राइंडर गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी, ऐसा बेल का कहना था। पर हमें पता है कि उस दिन क्या हुआ होगा। खैर, बेल पीटर की मृत्यु से पूरे $3000 इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है। पर इतने से बेल का गुजारा नहीं चलता, इसलिए उसने सन 1905 में शिकागो के एक न्यूज़पेपर में अपनी शादी के ऐड डाले। पर इस बार उसका प्लान कुछ और ही था, जो तुम्हें आगे पता चलेगा। लोग उसका ऐड देखकर उसके फार्म हाउस में जाते थे पर लौटकर कभी वापस नहीं आते थे। वो लोग कहाँ गायब हो जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था। सन 1905 से लेकर सन 1908 तक ऐसे ही चलता रहा। पर अप्रैल 1908 में उसकी आपराधिक गतिविधियां सामने आई जब अचानक बेल के फार्म हाउस में आग लग गई। फायर फाइटर्स आए और आग बुझाई और जो उन लोगों ने देखा वो बहुत भयानक दृश्य था। दरअसल उन्हें एक बिना सिर वाली महिला की लाश मिली। पुलिस को लगा कि यह लाश बेल की है, पर पुलिस को अभी और भी कुछ देखना बाकी था। जब पुलिस ने फार्म हाउस को अच्छे से छाना तो उन्हें कम से कम
11 अतिरिक्त लोगों की लाश मिली जिनके सिर पैर गायब थे। ये सब लाशें उन लोगों की थी जो अखबार में ऐड देकर बैल गन्नेस से मिलने उनके फार्म हाउस आते थे बैल से शादी करने। बाद में पुलिस को किसी और जगह बाकी के बॉडी पार्ट्स मिले। पुलिस को इसके साथ साथ 3 बच्चों की भी लाश मिली जो बैल के ही थे, जिनकी मौत आग से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। बैल के फार्म हाउस में आग लगने के बाद बैल और उसके बच्चे माने जाने वाले शवों की खोज के बाद लापोर्ट पुलिस अधिकारियों से एशले हेलगेसियन मिले, जिन्होंने अपने भाई एंड्रयू हेलगेसियन और बैल के बीच रिश्ते की बात पुलिस को बताई, क्योंकि एशले हेलगेसियन के भाई को गायब हुए काफ़ी समय हो चुका था। एशले हेलगेलियन को शक था कि उसके भाई के साथ बैल ने जरूर कुछ किया है। इसके बाद लापोर्ट में एक गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को एक बोरी मिली जिसमें 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर था, जिसे हेलगेलियन ने अपने भाई के रूप में पहचान लिया। और पुलिस को आगे की खुदाई और जांच में कई बोरे मिले जिसमें हाथ, कंधों से नीचे का शव, हथियार, मानव हड्डी के द्रव्यमान शामिल थे। इन गड्ढों को बैल ने कचरे के ढेर से ढक रखा था ताकि किसी को पता न चले। हर एक शरीर के साथ इसने यही काम किया हुआ था। इसने सभी लाशों के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, हाथ कंधों से हटा दिए गए थे और पैर घुटनों से अलग कर रखे थे। उसने हड्डियों को सिरों पर कुचल दिया गया था, जैसे कि उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के बाद हथौड़े से मारा गया था। चूना चेहरे पर बिखरा हुआ था और कानों में भर गया था। पहले दिन 5 शवों के अंगों को खोजने के बाद और दूसरे दिन 6 शवों के अंगों को खोजने के बाद अब पुलिस ने गिनना बंद कर दिया था। एंड्रयू हेलगेलियन की पहचान के साथ पहली सफलता के बावजूद अब पुलिस ने लापता पुरुषों के परिवार को शवों की पहचान करने के लिए बुलाया, लेकिन अभी भी पुलिस वालों के सामने दिक्कत ये थी कि हाथ पैरों को देखकर घरवाले कैसे अपने बंदे को पहचान सकते थे, इसलिए इन अवशेषों की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद पुलिस ने बैल के फार्म हाउस में काम करने वाले शख्स को उठा लिया जिसका नाम था रे लैम्फेयर। रे लैम्फेयर को बैल ने काम पर रखा हुआ था। लैम्फेयर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1908 में लैम्फेयर को बैल के फार्म हाउस में आग लगाने के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था। लैम्फेयर ने बाद में स्वीकार किया कि बैल ने शादी के लिए पुरुष साथी की तलाश में न्यूज़पेपर में जो ऐड दिए थे वो केवल उन पुरुषों को मारने और लूटने के लिए दिए थे। बैल का उनसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद लैम्फेयर ने पुलिस को बताया कि बैल ने उसे अपने बच्चों के साथ फार्म हाउस को अंदर से जलाने के लिए कहा। लैम्फेयर ने यह भी दावा किया कि बैल का शरीर वास्तव में शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। इसके साथ लैम्फेयर ने कहा कि एक पीड़ित के भाई ने बैल को चेतावनी दी थी कि वह अपने भाई के लापता होने की जांच कराने के लिए जल्द ही पुलिस को लेकर उसके फार्म हाउस में पहुंचेगा। लैम्फेयर के अनुसार बैल ने अपने घर को नष्ट करने और खुद की मौत को नकली दिखाने के लिए और वहां से भागने के लिए पहले ही प्लान बना रखा था। यह सब लैम्फेयर अपनी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बता रहा था। यह सब स्वीकार करने के बाद लैम्फेयर ने खुलासा किया कि बैल ने अपने बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला था और अपने बच्चों के शव के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी और बैल के फार्म हाउस में हुई पूरी हत्याओं में भी बैल के साथ साथ लैम्फेयर का भी हाथ था। यह भी उसने बताया पुलिस वालों को। लैम्फेयर ने पूछताछ में बताया कि उसका काम आमतौर पर बगीचे में शवों को दफनाना था। अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि वो लोग कहाँ गायब हो जाते थे। बैल उनको मारकर अपने फार्म हाउस में गाड़ देती थी।
अब बात करें अगर बेल की, तो जो लाश पुलिस को पहले मिली थी वो लाश बेल की नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कन्फर्म किया कि वो लाश बेल के मुकाबले छोटी वह साइज में हल्की थी, क्योंकि बेल शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थी। और यह बात तो आज तक भी साबित नहीं हुई है कि जो उस दिन बेल के फार्म हाउस में बिना सिर वाली औरत की जो लाश मिली थी वो बेल ही थी या कोई और, ये तो आज तक भी नहीं मालूम चला है। बेल के अपराध सामने आने के बाद बेल का फार्म हाउस एक पर्यटक आकर्षक बन गया। उसके फार्म को देखने के लिए देश भर से दर्शक आते थे। बेल ने 1884 से लेकर 1908 तक 14 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था, ज्यादातर मर्दों को, क्योंकि ये उसके लिए आसान था। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।